चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे बहुत दम लगा के। देखिए, आज सेकंड लेक्चर है बीएनएस का और चलिए स्टार्ट करते हैं बीएनएस। लेट्स गो थ्रू विद द बीएनएस पार्ट। लास्ट क्लास में हमारा सेक्शन 1 का क्लोज 5 रह गया था, तो उसको थोड़ा सा खत्म कर दीजिए। एक लाइन लिखिए, सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए प्लीज। मैंने कल आपको सवाल लिखने के लिए कहा था। आई आस्क्ड यू टू राइट ए क्वेश्चन और मुझे एक बार जस्ट जल्दी से चेक करा दीजिए कि क्या आंसर लिखा है आप लोगों ने। देखिए, मैं आपको एक दिन में लो नहीं पढ़ा सकता, ना मैं आपको एक दिन में आंसर लिखना सिखा सकता। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कभी प्रॉब्लमेटिक सवाल आते हैं, इनको क्या सोल्व करने का जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सको। अगर सवाल पूछ रहा है वेदर, वेदर से स्टार्ट हो रहा है, उसका सवाल पूछ रहा है वेदर या फिर क्या से सवाल अगर शुरू हो रहा है तो उसका सिंपल सा मर्द है यस या नो में सीधा आंसर दो पहली लाइन में। दूसरी बात ये, सवाल क्या पूछ रहा था, एक बार दिखाना सवाल लिखा हो तो मैडम। सवाल क्या पूछ रहा है वो समझिए और वो सुनिए। सवाल पूछ रहा है whether Dinesh can be prosecuted for bigamy on returning India by his first wife, explain with the relevant provisions of the law। क्या पहली वाइफ केस फाइल कर सकती है और द दिनेश, क्या पहली वाइफ केस लेके आ सकती है? अगर लेके आ सकती है तो किन प्रोविजंस में लेके आ सकती है? समझ में आई बात? देखिए, देर आर फ्यू प्रोविजंस। एक बार सब बीएनएसएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीएनएसएस। एक प्रोविजन उसमें वो भी लिखना है कि बाइगेमी जैसे प्रावधानों में सिर्फ महिला या फिर पत्नी ही परिवार संस्थित कर सकती है, ना कि कोई और पार्टी। आप चाहो तो वो प्रोविजन को भी मेंशन करो एक लाइन में, हल्का सा पासिंग रेफरेंस। एक सेक्शन निकालिए प्लीज। अर्लियर इट वो सेक्शन 198 ए या बी, 198 ए बी था उसका पहले जो प्रावधान था, उसका नया प्रावधान बता देता हूं मैं आपको। 221 निकालिए प्लीज, 221 निकालिए, 219 निकालिए प्लीज, 219, 219 निकालिए प्लीज एक बार, 219 लाइन पढ़िए। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑन ऑफेंस अंडर सेक्शन 81 टू 84। तो 81 से 84 में सर हमारा बाइगेमी भी आ रहा है। एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस। तो कंप्लेंट कौन मेड करेगी सर? फर्स्ट वाइफ ही मेड करेगी। 219 आप चाहो तो जिक्र कर सकते थे। 1 का 4 लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि 1 का 4 लिखना मैंडेटरी इसलिए क्योंकि सर जो भारत का सिटीजन नहीं है लेकिन उसने भी कोई ऐसा अपराध किया है जो कि भारत के अंदर अपराध है, ठीक है ना सर, तो वो उसके ऊपर अभियोग भी चलाया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जा सकता है अगेंस्ट दिस पर्सन ऑन द कंप्लेन मेड बाय द एग्रीड पर्सन। व्यतीत व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन या परिवाद पर क्या हो सकता है सर? वो चीज हो सकती है। आंसर जो होता है सर, आंसर के अंदर जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो रीजनिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। जब सवाल ये पूछ रहा है वेदर दिनेश कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी ऑन रिटर्निंग इंडिया बाय हिज फर्स्ट वाइफ, तो हाँ सर, फर्स्ट वाइफ तो इनिशिएट कर सकती है। द फर्स्ट वाइफ डेफिनेटली कैन टेक एक्शन अगेंस्ट फोन। अर्लियर इट वाज 494, नाउ इट इज 82। वो कर सकती है और उसको वो ही कर सकती है। इसका पावर कहां से? 219 से आता है। दूसरी बात, आईपीसी के जो भी ऑफेंसेस हैं, जो भी लो टाइमिंग इन फोर्स है, जो भी विधि जो सम्यक रूप से प्रवर्त विधि है, उसके अंदर कोई अपराध किया है तो सम्यक रूप से प्रवर्त विधि कौन सी है? अभी आईपीसी जो बीएनएस है अपना, वो सम्यक रूप से प्रवर्त है। अगर उसके अंदर उसने कोई अपराध किया है देन ही कैन लायबल अंडर सो एंड सो प्रोविजन। बात समझ में आई आपको? इसका एक मॉडल आंसर लिखा 45 शब्दों में, ठीक है? पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें। नहीं नहीं, हिंदू मेरे देखिए, आंसर को अननेसेसरी लॉन्ग मत कीजिए। हम अगर क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं, देखिए हम प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, समझना बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसिक्यूशन की। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है कि क्रिमिनल केस। हिंदू मेरिज एक्ट के अगर प्रावधानों का जिक्र कर रहे हो तो अननेसेसरी आप आंसर को बड़ा कर रहे हो। हिंदू मेरिज एक्ट एक सिविल एक्ट है। बात समझ में आ रही है आपको कि मैं हिंदू मेरिज एक्ट के प्रावधान लिखने के फेवर में क्यों नहीं हूं? क्योंकि सर ये क्रिमिनल पेपर है, जगह है, टाइम है, स्पेस है, तो लिखो। लेकिन पहला टारगेट ये होना चाहिए कि 45 से 50 शब्द से ऊपर हमें नहीं जाना है। इसमें इजेमार छोड़ दो, वोज काकी के छोड़ दो, वोज पेपर छोड़ दो, सेम पेपर छोड़ दो, उनको काउंट करके 45 शब्द होने चाहिए, 45 से 50 शब्द। कौन सा? बीएनएस का 208।
BNSS का 208 देखते हैं 208 क्या बोलता है। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा, क्योंकि देखिए BNSS का 208 क्यों नहीं आएगा। मैडम कह रही है कि सर 208 भी एप्लीकेबल होगा। देखिए 208 जो है ना वो सामान्य नियम बताता है। क्या बताता है? नियम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी भारत के बाहर कोई आदमी अगर ऑफेंस करता है तो उसमें होता है कि 208 में प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ता है। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये पहले 188 था, पहले प्रोविजन कौन सा था? 188, 188। इसमें क्या होता है सर कि अगर कोई आदमी ऑफेंस करता है जो भारत के बाहर करता है, शिप एयरक्राफ्ट इन सब पे करता है, तो उसमें प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमें उन सब में नहीं पढ़ना, हमें जो प्रावधान है उसके ऊपर लिखना है। हमें सिर्फ बताना है कि बाइगेमी द्विविवाह के बारे में बताना है। ठीक है सर, थोड़ा सा आंसर लिखिए, थोड़ा सा आंसर लिखिए प्लीज इसका। बात समझ में आई आपको? सर रीजनिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं हिंदू मैरिज एक्ट का जिक्र क्यों नहीं कर चाह रहा, क्योंकि सर देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान लिखना गलत नहीं है, लेकिन हमें क्रिमिनल, वो बात कर रहा है प्रोसिक्यूशन की, सिविल केस की बात नहीं कर रहा है वो। इफ ही इज टॉकिंग अबाउट द सिविल केस, देन मैं आपको कहता कि ओके यू मे प्रोसीड विद द, यू मे प्रोसीड विद द पार्ट्स ऑफ। मेनू आंसर नहीं आया मेरे को आपका, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना। ठीक है सर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और 2 मिनट समझिएगा। सवाल ये था क्या उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है, क्या उसके विरुद्ध अभियोजन हो सकता है, तो उसका आंसर लिखिए, इंग्लिश में लिखिए पहले। यस, यस, दिनेश कैन बी प्रोसिक्यूटेड, दिनेश कैन बी प्रोसिक्यूटेड, यस, दिनेश कैन बी प्रोसिक्यूटेड by his first wife, by his first wife. Dinesh can be prosecuted by his first wife only, only when complaint made by, 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 only when complaint made by by the aggrieved person, aggrieved person. In this case, in this case, the aggrieved person is his first wife. In this case, the aggrieved person is his first wife. ब्रैकेट में लिखिए सेक्शन 219 BNSS, सेक्शन 219 BNSS। आगे लिखिए सेक्शन 1 क्लोज 4, पैराग्राफ जानकारी लिखिएगा। सेक्शन 1 क्लोज 4, सेक्शन 1 क्लोज 4 of the BNS, of the BNS specifically states that, specifically states that any person who has committed an offense, any person who has committed any offense beyond India, beyond India, but he has been, but he has been, but he has been, but he has been, but he has been एग्जैक्ट वर्ड लिखा देता हूँ, but he has been, but he has been liable, liable for any law time being in force in India, for any law time being in force in India under the भारतीय न्याय संहिता, under the भारतीय न्याय संहिता, under the भारतीय न्याय संहिता। He can be prosecuted, he can be prosecuted in the same manner, in the same manner, in the same manner as if the offense committed in India, as if the offense committed in India, as if the offense committed in India, as if the offense committed in India। पैराग्राफ सेंटर लिखिए। Here, here the offense of bigamy, here the offense of bigamy, here the offense of bigamy is punishable under, is punishable under section 82 of the BNS, section 82 of the BNS, and hence, and hence
Dinesh can be prosecuted in India. Hence, Dinesh can be prosecuted in India. And hence, Dinesh can be prosecuted in India. Hence, Dinesh can be prosecuted in India. ठीक है सर, दो चीज को हिट किया है. पहली बात, कंप्लेन कौन कर सकता था? उसकी पहली वाइफ कर सकती थी, ये उसी को राइट था. जो चीज पूछना चाहता है, हर बच्चा 219 नहीं लिखेगा, हर बच्चा 1 का 4 नहीं लिखेगा. आप सोचते होंगे ना कि 15 में से वो कौन 3 लोग होते हैं जो ही सेलेक्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, 3 में से कौन एक बन रहा है जज. तो समझ लो सर, अपने अंदर जुडिशियल माइंड जितने जल्दी डेवलप कर लोगे, अपने अंदर वो सोचने की तार्किक क्षमता जितने जितने जल्दी आप ले आओगे, आप उतने जल्दी न्यायाधीश के पद पर चले जाओगे. और सोचने की क्षमता अगर वक्त के साथ आएगी तो फिर वक्त के साथ आप भी स्लो प्रोसेस में ही जज बनोगे. वर्ड काउंट कीजिए कितने, इस एमआर को हटा दीजिए और बाकी शब्दों को काउंट कर लीजिए. ऑलमोस्ट ये 45-50 के अराउंड शब्द होंगे. 90 तुल्य शब्द लिखिए. एक और बात, जजमेंट नहीं पूछा है तो नहीं लिखना है. जजमेंट नहीं पूछा है तो नहीं लिखना है. जजमेंट पूछा है तो ही जजमेंट का जिक्र कीजिए. क्योंकि देखिए, जजमेंट नहीं पूछा है और तुमने जजमेंट लिखा है, उसको तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. मैं तुम्हें ऐसे बच्चों की कॉपीज दिखा दूं, इतने बच्चों को मैं तुम्हें कॉपीज दिखा सकता हूं, यू वुड नॉट बिलीव कि पूछ क्या रहा है और लिख क्या रहा है. इस साल 2024 में एक सवाल पूछा गया. सवाल था कि ऑर्डर टू रूल 2 और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में क्या अंतर था. ये सिविल में सवाल आया था मैडम, आपने लिखा है मेंस तो आपको पता है ये सवाल आया था. जब ये सवाल इस बार एग्जाम में था तो बच्चा लिख के आ रहा है, जजमेंट लिख के आ रहा है सर, रेस जुडिकेटा का. इंस्टीड ऑफ राइटिंग द प्रोविजंस ही इज राइटिंग द जजमेंट. एग्जामिनर को ये इन्फ्लुएंस होता है, वो ये अनुमान लगाता है आपकी कॉपी से कि आपको आता जाता कुछ है नहीं, यू जस्ट ट्राइंग टू रिवॉल्व योर आंसर. प्रावधान लिखो, कितने शब्द हैं? हाँ, और ऑलमोस्ट 45 के अराउंड वर्ड होंगे. हाँ, तो इतना आंसर होना चाहिए 3 नंबर लायक. इट इज द मोर देन सफिशिएंट आंसर. एंड यू हिट द पिवोटल प्रोविजन. देखिए ऐसा होता है कि सपोज आपसे चीजें पूछी घुमा फिरा के, बट यू हैव टू हिट द बेसिक कोर. आपको ये सेंटर पॉइंट हिट करना है इफ यू वांट टू अटेन द आंसर्स. ये चीज आप हिट करना सीख जाओगे तो मेंस निकल जाएगा. लेकिन अगर आप बीटिंग अराउंड द बुश करते रहे, हिंदू में रिजेक्ट में ये है, उसमें फलाना में ये है, 82 समझाने लग गए. अरे तुमसे बाईगेमी नहीं पूछा है. बाईगेमी वो बच्चा लिख रहा है जिसको सवाल का संदर्भ भी समझ में नहीं आ रहा है. समझ में आई बात? आपको संदर्भ समझ में आएगा सवाल का, सवाल किस रेफरेंस में पूछा गया है, वो क्या आपसे एग्जामिनर चाहता है, देन यू विल राइट द मेन पॉइंट ना, यू विल राइट द फोकल पॉइंट ऑफ द एग्जाम. बात समझ में आई? और आपका ये पहला सवाल ही, मान लीजिए ये पहला सवाल आपके एग्जाम में आता है, यू आर राइटिंग द कोर हिट ऑफ द प्रोविजंस, तो समझ जाएगा कि यार ये आदमी इधर उधर की बातें नहीं लिखता है, ये टू द पॉइंट लिखता है. उसका हाथ तुम खोल दोगे स्टार्टिंग में ही. अगर तुमने इसका हाथ स्टार्टिंग में ही खोल दिया तो समझ से चलो ये 3 नंबर का था. हो सकता है वो आपके सवाल से खुश होकर आपको 3 में से 3 दे दे, क्योंकि सर हर बच्चा ये 219 नहीं लिख रहा है. समझ में आई बात? हर बच्चा 1 का 4 नहीं लिख रहा है. 38 शब्द हुए थे, ठीक है, एक मैक्सिमम लिख लो, एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो यार. दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड अपॉन क्राइमम तेहित प्रसोनम, क्रेमम त्रेहित प्रसोनम उपरोक्त, सॉरी हिंदी में नहीं लिखा रहा मैं ये. दिस प्रॉब्लम इज गिवन बेस्ड ऑन क्राइम. इट मींस ए पर्सन ऑलवेज कैरीज हिज क्राइम, ए पर्सन ऑलवेज कैरीज हिज क्राइम. कल की क्लास नहीं ली थी क्या आपने? नहीं ली थी ना, वो तो समझ ही गया मैं, शकल से दिख रहा है आपके. क्राइम त्रेहित पर्सन में इधर उधर शकलें झाँक रहे हो तो मतलब कल की क्लास नहीं ली है. पढ़ाते हुए बहुत अनुभव हो गया है मुझे, और तुम बिना क्लास के क्लास में मत आया करो. कोई भी बच्चा, उसने अगर लास्ट देखो, तुम अगर 4-5 दिन से क्लास नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं. लेकिन जिस दिन तुम क्लास जाने की सोच रहे हो ना सर, उसके एक दिन की पहले वाली क्लास जरूर लेके आना. उसकी तुम्हारा ब्रिज ही टूट गया है, क्या समझ में आएगा तुमको प्रोविजन? क्राइमम त्रेहित पर्सोनम क्या समझ में आएगा? लो कॉपी दो मेरे को, हिंदी में लिखवाने दो, फिर आगे बढ़ते हैं. आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवानी है. आज मैं आपको वो चीज लिखाऊंगा जो आज के 8 साल पहले 10 साल पहले पूछा करता था आरजेएस. आज के 6 साल पहले 8 साल पहले वो पूछा करता था, लेकिन स्तर पता नहीं है सर आरजेएस का क्या है. कभी तो ऐसा पेपर देते हैं 19 के जैसा, बहुत स्टैंडर्ड पेपर, क्लास पेपर, क्वालिटी पेपर, और कभी बिल्कुल ही आप सोचिए कि उस टाइम पर बच्चों को हवा भी नहीं लग रही थी कि पेपर क्या चल रहा है. बात समझ में आई?
उस टाइम पे जो भी बच्चा सटीक प्रोविजन लिख के आया ना सर, वो सेलेक्ट होके बन भी गया। ये उस टाइप का पेपर था। 19 वाला पूरा पेपर आपको दिखाता हूँ, सारे सवाल अच्छे 19 के पेपर के। वैसा पेपर बना ही नहीं फिर दोबारा कभी, जहाँ पे बहुत फंडामेंटली सवाल पूछे हैं। लेकिन सर भविष्य को देखते हुए हमेशा टफ की तैयारी कीजिए, आसान की तैयारी मत कीजिए। और मैं आसान की तैयारी कराता भी नहीं। लिखिए प्लीज। हाँ हाँ। दिनेश, दिनेश पर अभियोजन, दिनेश पर अभियोजन, हाँ लगा के कोमा लिखना। हाँ, दिनेश पर अभियोजन उसकी प्रथम पत्नी द्वारा, उसकी प्रथम पत्नी द्वारा किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। इस मामले में किया जा सकता है, पूर्ण विराम, इस मामले में, इस मामले में, इस मामले में व्यथित व्यक्ति को, इस मामले में व्यथित व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को परिवाद संस्थित करना होगा। इस मामले में व्यथित व्यक्ति को परिवाद संस्थित करना होगा, व्यथित व्यक्ति को परिवाद संस्थित करना होगा, करना होगा कोमा, जो कि इस मामले में प्रथम पत्नी है, जो कि इस मामले में प्रथम पत्नी है, जो कि इस मामले में प्रथम पत्नी है, जो कि इस मामले में प्रथम पत्नी है। ब्रैकेट में लिखना 219, 219 बीएनएसएस, 219 बीएनएसएस। पैराग्राफ जनरेट लिखिए। धारा 1 उपधारा 4 के अंतर्गत, ऐसे लिखिए बीएनएस की धारा 1 उपधारा 4 के अंतर्गत, बीएनएस की धारा 1 उपधारा 4 के अंतर्गत, बीएनएस की धारा 1 उपधारा 4 के अंतर्गत, अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि, यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति भारत में, यदि कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवर्त, तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार, किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, किसी तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, तो भारत से परे किए गए अपराध, तो भारत से परे किए गए अपराध, तो भारत से परे किए गए अपराध के लिए, के लिए, के अपराध के लिए ऐसे ही अभियोजन चलाया जाएगा, ऐसे ही अभियोजन चला जाएगा, ऐसे ही अभियोजन चलाया जाएगा जैसे, जैसे वो अपराध भारत के भीतर ही किए गए हों, जैसे वो अपराध भारत के भीतर ही किए गए हों, जैसे वो अपराध भारत के भीतर ही किए गए हो, किए गए हो। पैराग्राफ जनरेट लिखिए। यहां, यहां दिनेश द्वारा किया गया अपराध, यहां दिनेश द्वारा किया गया अपराध धारा 82 के अधीन विचाराधीन है, धारा 82 के अधीन, ऐसे लिखिए धारा 82 के अधीन, धारा 82 के अधीन, धारा 82 के अधीन अभियोजन चलाने योग्य है, धारा 82 के अधीन अभियोजन चलाने योग्य है, धारा 82 के अधीन अभियोजन चलाने योग्य है, योग्य है। और इसीलिए, और इसीलिए, इसलिए दिनेश पर, दिनेश पर, दिनेश पर भारत में, दिनेश पर भारत में अभियोजन चलाया जाएगा, दिनेश पर भारत में अभियोजन चलाया जाएगा। पैराग्राफ जनरेट करके लिखिए। उपरोक्त दी गई समस्या, उपरोक्त दी गई समस्या, उपरोक्त दी गई समस्या, उपरोक्त दी गई समस्या क्रिमिनल त्रेहित पर्सोनम के मैक्सिम पर आधारित है, क्रिमिनल त्रेहित पर्सोनम के मैक्सिम पर आधारित है, पर आधारित है। इसका अर्थ यह होता है कि, इसका अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति अपना अपराध साथ लेकर चलता है, एक व्यक्ति अपना अपराध साथ लेकर चलता है, एक व्यक्ति अपना अपराध साथ लेकर चलता है। एक लाइन और लिखिए इंग्लिश में भी। देखिए आंसर कंप्लीट हो चुका है, और उसको अगर समय है तो सुंदर बनाओ। एक लाइन और लिखिए। यहां पैराग्राफ करके लिखना, यहां धारा 1 उपधारा 5,
लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी, क्योंकि दिनेश क्योंकि दिनेश क्योंकि दिनेश अपराध करते समय भारत का नागरिक नहीं है। हियर सेक्शन 1 clause 5 would not apply. Here section 1 clause 5 would not apply, as Dinesh is not the citizen of India, is not the citizen of India, is not the citizen of India, is not the citizen of India. आप देखिए, और अब आप आंसर को पढ़िए एक बार, सवाल में क्या पूछा है उसको पढ़िए, और अब फिर आंसर को एक बार पढ़िए। प्लीज एक बार सवाल को पढ़िए, सवाल क्या पूछ रहा है, और अब आप फिर आप आंसर पढ़िए, देन यू विल सी एंड यू कम टू नो दैट। देखिए, मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं यही शब्द लिख के आता। सवाल पढ़िए और फिर आंसर लिखिए, सवाल पढ़िए और फिर आंसर देखिए। that when we are lacking about, मतलब हम किन प्रोविजंस में पीछे हो रहे हैं। सवाल पढ़िए, आंसर को पढ़िए अब पूरा। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द आंसर इज एग्जॉस्टिव, वो कंप्लीट है खुद में, 3 नंबर में है, कंप्लीट है। एक्स्ट्रा अगर पूछेगा तो फिर एक्स्ट्रा भी लिखने का तुम्हारे पास में मादा है और कंटेंट है। बात समझ में आई सर? ठीक है, केस का नाम लिखिए, मेयर हंस जॉर्ज, मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्ट्रीट। वर्सेस स्ट्रीट, इसका ईयर एक बार देख लेने दो मुझे। मैं पहले नोट्स बनाता था और जब मैं पहले पढ़ता था ना तो मैं ईयर वगैरह नहीं लिखता था, तो मैं सीधा सीधा लिखता था कि अच्छा ये आंसर है, ये चीज़ है। लेकिन अब मैंने कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलाव किया है। जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1965 का जजमेंट है सर, सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, ऐसा हुआ था कि जो मेयर हंस जॉर्ज साहब थे ना, ये क्या थे, फॉरेनर थे, और ये दुबई से सिंगापुर जा रहे थे। इनके पास में कुछ अनडिस्क्लोज करेंसी थी और अनडिस्क्लोज ज्वेलरी थी। ऐसा होता है कि तुम जिस भी फॉरेन में लैंड होते हो ना सर, लैंड होते ही तुमको कस्टम का फॉर्म भराया जाता है एक, कि आपके पास में कुछ ऐसी ज्वेलरी तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, जो आप उसको आपको डिक्लेयर करना होता है, कि आपको घोषणा करनी होती है कि मेरे पास ये है। तो मेयर हंस जॉर्ज साहब क्या करते हैं, प्लेन से जा रहे होते हैं, रास्ते में वो क्या करते हैं सर, अपने प्लेन के अंदर तेल भरवाने के लिए बॉम्बे उतरते हैं। बॉम्बे जैसे तेल उतरता है और कस्टम अथॉरिटी पकड़ लेती है, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि उनके पास फॉरेन करेंसी है। तो वो कहते हैं, मेरे हंस जॉर्ज साहब कहते हैं इसमें, उनके ऊपर फेरा के ऊपर, फेरा एक एक्ट है, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होती है, फेरा के अकॉर्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है मेरे रंजोर साहब के सामने, तो वो कहते हैं कि मैं आईपीसी में लायबल कैसे हुआ। मैं आईपीसी में लायबल नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं इंडिया में जा नहीं रहा, हम तो पेट्रोल बनाने रुके थे। तो टेक्निकल बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, सेक्शन 1 क्लोज 4 के अंदर, सेक्शन 1 क्लोज 5 के अंदर, सॉरी, सेक्शन 1 क्लोज 5 के अंदर, अब मैं क्लोज 5 का जजमेंट लिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सेक्शन 1 क्लोज 5, कल मैंने 5 तक पढ़ा दिया था आपको, एक धारा 1 उपधारा 5 तक पढ़ाया था। तो उसके अंदर इनका जो कन्विक्शन है वो प्रॉपर है, और जो ट्रायल किया इनके ऊपर वो वैलिड है, वो वैध है। इनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है भारतीय कानून के तहत, पहले आईपीसी के तहत जो कार्रवाई की गई थी, अब वो क्या बन गया, बीएनएस के तहत। वो कार्रवाई जो है वो सही है। वो कार्रवाई इसलिए सही है सर, क्योंकि सर ऐसी बात है कि कोई भी पर्सन अगर इंडियन एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड जो इंडिया के अंदर है उसमें अंदर ऑफेंस करता है, तो देन ही इज लायबल। बात समझ में आई सर? वो जो एयरक्राफ्ट था वो इंडिया में रजिस्टर्ड था, तो उसके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर केस बना। लिख लीजिए इसमें, द कस्टम अथॉरिटी पुट चार्जेस ऑफ फेरा, पुट चार्जेस ऑफ फेरा ऑन द अक्यूज्ड, ऑन द अक्यूज्ड, ऑन द अक्यूज्ड हु इज ए फॉरेनर, हु इज ए फॉरेनर, हु इज द फॉरेनर। लिखिए, लिखिए, कस्टम ट्रिब्यूनल द्वारा या कस्टम प्राधिकरण द्वारा, कस्टम प्राधिकरण द्वारा द्वारा अभियुक्त जो कि विदेशी नागरिक था, अभियुक्त जो कि विदेशी नागरिक था, अभियुक्त जो कि विदेशी नागरिक था, उस पर, अभियुक्त जो कि विदेशी नागरिक था उस पर, उस पर फेरा
के अधीन कार्रवाई की गई, फेरा के अधीन कार्रवाई की गई, फेरा के अधीन कार्रवाई की गई, फेरा को फेरा ही लिखना, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसका पूरा नाम फेरा होता है, एक फेरा के अधीन कार्रवाई की गई। एज एज he has not disclosed belonging with him, as he has not disclosed belonging with him, क्योंकि उसके द्वारा क्योंकि उसके द्वारा क्योंकि उसके द्वारा क्योंकि उसके द्वारा अपने साथ लाए जाने वाले अपने साथ लाए जाने वाले लाए जाने वाले चीजों को प्रकट नहीं किया था, अपने साथ लाई जाने वाली चीजों को प्रकट नहीं किया था। उसमें उसमें विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित थी, उसमें विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित थी। इन विच foreign currency was also there, in which foreign currency was also there. The Supreme Court held that the trial and conviction, the Supreme Court held that the trial and conviction under the Indian law is valid. उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय विधि के अंतर्गत किए गए विचारण व दोष सिद्धि वैध है। ठीक है सर, अब कुछ ऐसा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जो काफी टाइम पहले आना बंद हो चुका है, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस यू दोस पार्ट आल्सो, ठीक है ना सर। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे कि क्राइम क्या होता है, ठीक है ना सर, अपराध क्या होता है। अभी सब चीजें नहीं आती, लेकिन फिर भी वी वुड अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। तुम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है किसी ने? किसका फेवरेट सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस क्लास में? किसी को भी नहीं पसंद जूरिस्प्रूडेंस? मैं बताऊं, तुम्हें सही बताऊं, जूरिस्प्रूडेंस से अच्छा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। अरे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, मतलब जूरिस्प्रूडेंस इतना आसान सब्जेक्ट है ना, पढ़ाने का तरीका तुमको लोगों को गलत तरीके से पढ़ाया होगा, लेकिन अपने तो खुद से पढ़ा है भैया। और खुद से पढ़ने के बाद में, और आपको पता है सर जूरिस्प्रूडेंस रट्टाफिकेशन काम है। जो लोग लगता होगा कि यार जूरिस्प्रूडेंस तो रटने का काम है सर, क्योंकि डेफिनेशंस जो है वो तो याद करनी पड़ेगी। तुम्हें सही बताऊं मैं, आज मेरी बात से समझ लो, तुमने अगर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है तो जिंदगी में कभी जूरिस्प्रूडेंस का खौफ खत्म हो जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस आता नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस को पूछता है। जैसे नेट का एग्जाम दोगे आप कभी भविष्य में, तो हमेशा याद रखना, मैं नेट का पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन नेट का मेरे को बहुत अच्छा अनुभव है। देखो सर, ऐसा है, पूरी कहानी समझ लो 3 चीजों में, बेंथम, ऑस्टिन, सालमन, ठीक है ना सर। कुछ और ऑथर्स हैं जैसे ब्लैकस्टोन, कैल्सन, रोस्को पाउंड। अभी तुमको क्राइम के बारे में अगर मैं बताऊं, सबसे पॉपुलर जो डेफिनेशन है क्राइम के ऊपर वो है ब्लैकस्टोन की। यूपी जुडिशरी के जो बच्चे तैयारी करते हैं या बिहार जुडिशरी के जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए इस पार्ट को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जूरिस्प्रूडेंस आता है एग्जाम के अंदर। आप थोड़ा समझिए, देखो सर, बेंथम का स्टूडेंट रहा है ऑस्टिन, ठीक है ना, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं हम लोग बेंथम को। अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग स्कूल्स है, जैसे फिलोसॉफिकल स्कूल का जो फादर है वो रोस्को पाउंड है, ठीक है ना सर। ग्रैंड नोम जानते हो आप लोग क्या होता है कि एक सर्वोच्च विधि होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रैंड नोम है। कैल्सन ने बोला, किसने बोला? सालमन जो था, सालमन बोलता है, देखो सालमन जो था, सालमन बात करता है हमेशा, सालमन की अगर आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो सोशलिस्ट की ज्यादा बात करता है। ऑस्टिन बात करता है सोवरन कमांड की, ये बात करता है यूटिलिटेरियन इंडिविजुअल की, कि आदमी अकेला रहेगा, अकेला रह के ज्यादा बेहतर से शासन कर सकता है, समाज की जरूरत नहीं है उसको। क्रिटिसिज्म भी बहुत है इसका बेंथम का। तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखिए एक डेफिनेशन ब्लैकस्टोन की, लिखिए ब्लैकस्टोन, हेडिंग डालिए ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन ने क्राइम को क्या बोला है?
लिखिए, ए क्राइम एज एन एक्ट committed or omitted, a crime is an act committed or omitted, a crime is an act committed or omitted in violation of a public law, in violation of a public law, in violation of a public law, forbidding or commanding it, forbidding or commanding it, forbidding or commanding it. हिंदी में लिखिए, सार्वजनिक कानून का उल्लंघन करते हुए, सार्वजनिक कानून का उल्लंघन करते हुए, सार्वजनिक कानून का उल्लंघन करते हुए, सार्वजनिक कानून का उल्लंघन करते हुए किया गया या छोड़ा गया कार्य, किया गया या छोड़ा गया कार्य, किया गया या छोड़ा गया कार्य जो या तो उसे प्रतिबंधित करता है, जो या तो उसे प्रतिबंधित करता है या आदेश देता है, या आदेश देता है, या आदेश देता है। ये डेफिनेशन सर बहुत बहुत फेमस है। ऑस्टिन का लिखिए, ऑस्टिन बात करता है सर, सॉरी सर मैं गलत बताया मैंने आपको, बेंथम का चेला है सालमन और ऑस्टिन अलग है। ऑस्टिन सोवरेनिटी की बात करेगा, किसकी बात करेगा? संप्रभुता की। हाँ, पॉजिटिव के सारे सारे पॉजिटिव लोग हैं ये। लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज इसमें, ए रॉन्ग विच इज, ए रॉन्ग विच इज, ऑस्टिन में लिखना है, ऑस्टिन में, ऑस्टिन ने क्या बोला है? ए रॉन्ग विच इज पर यूज बाय, ए रॉन्ग विच इज पर यूज बाय sovereign, sovereign, पर यूज बाय sovereign or his subordinate, or his subordinate is a crime, his subordinate is crime। लिखिए, ऐसा कार्य, ऐसा कार्य जो संप्रभु द्वारा, जो संप्रभु द्वारा, जो संप्रभु द्वारा माना गया है, माना गया है, या उसके, या उसके, या उसके, या उसके, या उसके उत्तराधिकारी द्वारा माना गया है, वह अपराध है। उत्तराधिकारी द्वारा माना गया है, वह अपराध है। ठीक है, एक डिफ्रेंशिएट कीजिए, हेडिंग डालिए, अपकृत्य और अपराध, अपकृत्य और अपराध, अपकृत्य अपराध, टोट एंड क्राइम। इसमें क्या अंतर होता है थोड़ा समझ लीजिए भाई। लॉ ऑफ टोट क्या है और अपराध क्या है, समझ लीजिए। टोट इज ए स्पीसीज ऑफ, टोट इज ए स्पीसीज ऑफ सिविल रॉन्ग, टोट इज ए स्पीसीज ऑफ सिविल रॉन्ग। लिखिए, अपकृत्य, अपकृत्य, अपकृत्य सिविल दोष का ही एक भाग है, सिविल दोष का ही एक भाग है, सिविल दोष का ही एक भाग है। इधर लिखिए, क्राइम में लिखिएगा, क्राइम आर दोज, क्राइम आर दोज which result in punishment, which result in punishment, crime are those which result in punishment of the criminals, crime are those which result in punishment of the criminals। अपराध वो है, अपराध वो है, अपराध वो है जिनका परिणाम अपराधियों को, जिनका परिणाम अपराधियों को दंड के रूप में मिलता है, जिनका परिणाम अपराधियों को दंड के रूप में मिलता है। सेकंड पॉइंट लिखिए प्लीज, इन ए टोट प्लेंटिफ इज द इंजर्ड पार्टी, इन द टोट प्लेंटिफ इज द इंजर्ड पार्टी। अपकृत्य विधि में, अपकृत्य विधि में
अपकृत्य विधि में पीड़ित पक्षकार कोई वादी होता है। अपकृत्य विधि में पीड़ित पक्षकार कोई वादी होता है। तो लिखिए, इन क्राइम विक्टिम इज एन इंडिविजुअल। इन क्राइम विक्टिम इज एन इंडिविजुअल। अपराध में कोई एक व्यक्ति पीड़ित होता है। कोई एक व्यक्ति पीड़ित होता है। कोई एक व्यक्ति पीड़ित होता है। पीड़ित होता है। एंड द प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड, इसमें लिखिएगा, एंड द प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द स्टेट, तथा प्रक्रिया को प्रारंभ राज्य द्वारा किया जाता है। तथा प्रक्रिया को प्रारंभ राज्य द्वारा किया जाता है। टोट में लिखिएगा, इन केस ऑफ टोट, इन केस ऑफ टोट there is a violation of private rights. In case of tort there is violation of private rights. अपकृत्य विधि में किसी प्राइवेट व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है। किसी प्राइवेट व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है। अधिकारों का उल्लंघन होता है। क्राइम में लिखिए, ए क्राइम इज ए ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट। ए क्राइम इज ए ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट। अपराध लोक अधिकारों का उल्लंघन है। लोक अधिकारों का उल्लंघन है। एज इट अफेक्ट्स होल सोसाइटी। एज इट अफेक्ट्स होल सोसाइटी, क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर होता है। क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर होता है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, द रॉन्ग डूअर is liable to compensate the injured party. The wrongdoer is liable to compensate the injured party. देखिए, जिस व्यक्ति द्वारा गलत कार्य किया गया है, जिस व्यक्ति द्वारा गलत कार्य किया गया है, वह क्षति पाने वाले पक्षकार को प्रतिकर देगा। वह क्षति पाने वाले पक्षकार को प्रतिकर देगा। चौथा पॉइंट लिखिए क्राइम में, द रॉन्ग डूअर इज जनरली पनिश्ड। द रॉन्ग डूअर इज जनरली पनिश्ड। जिस व्यक्ति द्वारा गलत कार्य किया गया है उसे दंड दिया जाएगा। उसे दंड दिया जाएगा। उसे दंड दिया जाएगा। एंड द फाइन shall be deposited in the state account। तथा जुर्माने की राशि को राज्य सरकार के लेखे में जमा कराया जाएगा। तथा जुर्माने की राशि को राज्य सरकार के लेखे में जमा करवाया जाएगा। ठीक है ना सर। पांचवा पॉइंट लिखिए टोट के अंदर, द पर्पस ऑफ अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन, प्रतिकर दिए जाने का उद्देश्य। द पर्पस ऑफ अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन, प्रतिकर दिए जाने का उद्देश्य उस नुकसान की भरपाई करना है। द पर्पस ऑफ अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन is to recompensate to such person who suffered loss। नुकसान की भरपाई करना है जो कि व्यक्ति द्वारा पीड़ित को कारित हुआ है। पांचवा पॉइंट लिखिए इधर, द पर्पस ऑफ फाइन is to provide subsistence allowance to the accused। जुर्माने का उद्देश्य राज्य सरकार जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में करती है। बताओ कौन सेक्शन था सीपीसी में सब्सिस्टेंस अलाउंसेस? देखो जो स्पेसिफिक सेक्शन ना सब्सिस्टेंस अलाउंसेस का, जीवन निर्वाह भत्ता, कौन सेक्शन था सीपीसी में?
अरे भाई बाद में लिख लेना, तुम लोग तेज लिखते हो नहीं, फिर इधर उधर करते रहते हो। आपने लिख लिया, वो तो आपसे पीछे बैठी, उसको कैसे आ रही है? कम कर दो उसको, उसको आ रही है, उसके पीछे भी एक अंग्रेजी माध्यम वाली बेटी, उसको भी आ रही है। एग्जॉस्ट बंद कर दो, आगे बैठा करो, जिसके कान थोड़े कमजोर है ना, ही मस्ट सिट इन द फ्रंट रो, ताकि उसको आवाज आए अच्छे से। हर दिन ही छूट क्यों जा रहा है? या तो आप लोग बकलब करने में फास्ट नहीं है। मैं सर कैसे लिखाऊंगा, आप बताओ मेरे को, मुझे नोट्स लिखाने 357 सेक्शंस तक, उसके अलावा एडिशनल भी चीजें लिखवानी है। तेज नहीं चलूंगा तो कैसे होगा? फिर समझाने पे भी जोर देना है। या तो मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ लिखाने लिखने का काम करता हूँ, समझाने को छोड़ता हूँ एक तरफ, मैं सिर्फ लिखवाता हूँ बैठा के। हाँ, तो फिर आराम से लिखाऊंगा, एक बार 5-5 बार बोल के छोड़ देता हूँ कि इसको समझाओ भी सही आप लोगों को। या तो ऐसा कर लेता हूँ, बताओ आप लोग, समझाने को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, मेन काम अपना होगा नोट्स लिखवाना आज से, ठीक है ना सर? वो काम किया जाए फिर। उस जो शेल आपने बना रखा है ना अपने आसपास कंफर्ट जोन का, उससे बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि थोड़ा सा हाथ को दुख दीजिए और तेज लिखिए। यस, 6 पॉइंट लिखिए। द नेचर ऑफ पनिशमेंट इज लाइटर इन लॉ ऑफ टॉट। अकृत्य विधि में सजा दिए जाने की प्रकृति प्रकृति अकृत्य विधि में सजा दिए जाने की प्रकृति प्रकृति निम्न होती है, निम्न होती है। द नेचर ऑफ पनिशमेंट इज लाइटर इन द लॉ ऑफ टॉट। इधर लिखिए, द नेचर ऑफ पनिशमेंट इन द क्राइम इज हैवी। द नेचर ऑफ पनिशमेंट इज क्राइम इन हैवी। लिखिए, अपराध में अपराध में दंड की प्रकृति दंड की प्रकृति अधिक होती है। दंड की प्रकृति अधिक होती है। इधर लिखिए, 7वां पॉइंट लिखिए, इन लॉ ऑफ टॉट इंटेंशन इज इमेटेरियल। इंटेंशन इज इमेटेरियल। अपकृत्य विधि में अपकृत्य विधि में आशय एक अतात्विक पक्ष है। आशय एक अतात्विक पक्ष है, मतलब हम इंटेंशन नहीं देखते। मतलब लॉ ऑफ टॉट में हम लोग क्या नहीं देखते, इंटेंशन के, किस इंटेंशन से काम किया है। तुमने पेड़ लगाया है तो तुम्हारा इंटेंशन थोड़ी ना कि पेड़ की जो फल टूट के गिरेगा उससे वो कोई दूसरा खा के उसको मर जाएगा। तुम्हारे अब तुम गाड़ी ब्रेक में ले रहे हो, नेग्लिजेंस कर रहे हो, है ना, उपेक्षा कर रहे हो, उससे किसी आदमी को लग गई चोट, तुम ये थोड़ी, तो लॉ ऑफ टॉट में यू विल नेवर सी व्हाट इज योर इंटेंशन टू डूइंग सच एक्ट। आप इंटेंशन नहीं देखते हो। देयर इज ए प्रोविजन, एक प्रोविजन निकालिए प्लीज, भारतीय न्याय संहिता में एक प्रोविजन निकालिए। सेक्शन आप निकालिएगा, सेक्शन 106, सेक्शन 106 निकालिए प्लीज, सेक्शन 106 निकालिए जल्दी से, ठीक है ना सर? सेक्शन 106 निकालिए। कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। सर हमें पता है कि उपेक्षा, नेग्लिजेंस, ये एक लॉ ऑफ टॉट है, तो सजा कम होगी इसकी। सजा क्या होगी? सजा कितनी है सर इसमें? 2 साल। दिख रही है आपको सजा? आप किसी की क्या कर रहे हो सर? डेथ कर रहे हो, मार रहे हो किसी को, फिर भी सजा कितनी मिल रही है? 2 साल की मिल रही है। आप देखना कहीं पे भी इंटेंशन शब्द नहीं होगा। जैसे पढ़िए 106 को, whoever causes death of any person doing rash or negligent not amounting to culpable homicide। जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण में किसी कार्य से व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, तो मतलब डेथ तो हुई है, देयर इज ए डेथ। 5 साल उनका है जो बिना सूचना दिए, इतला देके भाग गए ट्रक वाले, उनका है वो। 2 साल है मिनिमम मैडम। 106 को लेकर बहुत बवाल कटा है ट्रक यूनियंस में, ये वही प्रोविजन है। ट्रक यूनियन में बवाल क्यों कट? हाँ, अच्छा इसको 5 साल कर दिया इन लोगों ने। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है सर,
पहले पहले ये 2 साल था, पहले कितना था इसमें, आईपीसी में कितना था ये 2 साल, अब इसको कर दिया है 5 साल, और मेडिकल नेग्लिजेंस को कर दिया है 2 साल, क्योंकि कोई डॉक्टर जान करके नहीं चाहता कि उसका केस बिगड़े। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई। आप देखेंगे सजा कम है, क्योंकि देखिए नेग्लिजेंस अगर हो रहा है 2 साल हो या 5 साल हो, किसी को मारने पे अगर 2-5 साल की सजा मिल रही है तो कुछ ज्यादा नहीं है। ज्यादा है क्या सजा? तुमने किसी के प्राण ले लिए, तुम क्या सर्वशक्तिमान हो जो किसी के प्राण ले लेते हो? इफ यू आर टेकिंग समवंस लाइफ, अगर आपको 2 साल 5 साल सजा मिल रही है तो इट इज नॉट, वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप समझिएगा प्रावधानों को आगे। ये जो एक्ट है यहां पर कहीं पे भी किस चीज का प्रयोग नहीं है, इंटेंशन का प्रयोग नहीं है। इफ यू लुक एट दीज प्रोविजंस वेरी केयरफुली, रैश और नेग्लिजेंट, उतावलेपन और उपेक्षा में क्या अंतर होता है? उतावलापन होता है सर, उतावलापन होता है जहां पर टाइम एक मिटिगेटिंग फैक्टर है। उतावलापन हम कहते हैं रेशनेस, जहां पर समय एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जैसे तुम लापरवाह नहीं हो, लेकिन तुमको कोचिंग जल्दी आना है, तुमको कोचिंग, तुम दिन भर में 40 से ऊपर कभी नहीं चलाते, लेकिन तुमको कोचिंग आना है टाइम पे कि 7 सवा 7 से लेट हो गए भाई, सर सुनाएंगे अब 4 बजे। तुम उस दिन उतावलापन किया है तुमने, मतलब समय को तुमने, अगर तुम समय के साथ जल्दीबाजी करोगे ना सर, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनेस। वो उतावलापन है तुम्हारा, तो तुम कर रहे हो। उपेक्षा क्या होती है सर? उपेक्षा में समय का कोई रोल नहीं है, तुम नेग्लिजेंट हो तो नेग्लिजेंट हो, और मेरा मानना है कि वंस ए नेग्लिजेंट ऑलवेज ए नेग्लिजेंट। जो आदमी एक जगह उपेक्षा करता है, काम करने में उपेक्षा, उसमें उपेक्षा, वो हर जगह उपेक्षा ही करता है, सिंपल सी बात है सर। तो कहते हैं ना कि एक बोलते हैं, हमने हिंदी में क्या बोलते हैं, लापरवाह, कि बहुत लापरवाह इंसान है ये। लापरवाह मतलब वही उपेक्षा ही हो गया, कि लापरवाही से गाड़ी चलाता है, मतलब वो सर नेग्लिजिबल गाड़ी ड्राइव कर रहा है। बात समझ में आई? उतावलापन और उसमें अंतर समझ में आया कि रैशनेस किसको कहते हैं? जहां टाइम आ जाएगा सर। वैसे तो तुम बहुत समझदार आदमी हो, लेकिन तुम जैसे मान लीजिए एक आदमी के किसी घर में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गई, वो आदमी नेग्लिजेंट गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के चक्कर में ही इज ड्राइविंग सो फास्ट, उसने 2 आदमियों को टक्कर लगा दी रास्ते में, उनके एक किसी की डेथ हो गई। तो तुमने जो काम किया है वो तुमने रैशनेस में किया है, उतावलेपन में किया है। और देखिए इंटेंशन नहीं मानते हम इसमें, क्या नहीं मानते? क्या उस आदमी का इंटेंशन थी रास्ते में 2 आदमियों को ठोकने की? कहीं पे भी आशय नहीं था उसका। इंटेंशन एड हो जाएगा तो फिर सीधा कल्पेबल मर्डर बनता है। तुम देखना कभी भी जो आदमी ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, शराब पी के गाड़ी चलाता है, क्या करता है सर? ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, शराब पी के गाड़ी चलाता है, या फिर कोई आदमी ओवर स्पीडिंग करता है, क्या करता है? उसके ऊपर पुलिस वाले कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के चार्जेस लगाते हैं, उसके ऊपर फिर ये नहीं लगते प्रोविजन। बात समझ में आई? तुम शराब पी के गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हें पता है ना कि डेट यू हैव ए नॉलेज कि तुम किसी को मार सकते हो, तुम्हें ज्ञान है उस चीज का कि तुम किसी को टक्कर मार सकते हो। तुम ओवर स्पीडिंग करते हो, 80 की स्पीड तुम 120 पे 130 पे गाड़ी चला रहे हो, तो यू हैव ए नॉलेज कि यहाँ की 80 स्पीड है। और कोई आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ की 80 की स्पीड है, तो एक मैक्सिम है, इग्नोरेंस या जुरिस नॉन एग्जीक्वेंट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉन एग्जीक्यूबल, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप कोई विधि के बारे में अगर आपकी अज्ञानता है, तो ये कोई अपवाद नहीं है जिसका आपको फायदा दिया जाए। बात समझ में आई? विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। अगर तुम्हें विधि के बारे में ज्ञान नहीं है, तुम कहते हो सर मुझे पता नहीं था कि इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो क्या तुम्हें छोड़ देंगे क्या? तो टेक्निकल बात ये है सर, तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें ज्ञान है। आईपीसी सर कहने को तो आसान इजी एक्ट है, लेकिन फर्स्ट तब जाता है जब इंटेंशन, नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको इंटेंशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में समझा चुका हूं। मैंने आपको बताया कि तुम्हारा मोटिव है आरजेएस बनना, लेकिन तुम रोज क्लास लेने के बाद में 8 घंटे की नींद तो लेते हो, फिर रात को खाना खाते हो इतना नाप के, और फिर से सो जाते हो। तो तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा मोटिव तुम्हारे इंटेंशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। इंटेंशन में हमेशा कोई एक्ट होना चाहिए, आपको बता चुका हूं ना सर। इंटेंशन में क्या होना चाहिए? कोई एक्ट सपोर्ट में होना चाहिए। जैसे मेरा इंटेंशन है
जैसे तुम में कोई हो सकता है ना कि यार किसी का इंटेंशन हो, किसी की बनती नहीं हो किसी से, कि अकेला मिल जाए ना किसी दिन, उसका गेम और कर दूंगा। ऐसा होता, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे वार्डन थे, तो हमारे एक वार्डन हुआ करते थे, राजेश सर। आई एम वेरी इंडेप्टेड टू हिम। और मैं ऐसा नहीं कि मैं उनसे कभी मिलने जाऊंगा, मैं एक दिन मिलने जाने की सोचता भी उनसे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा जीवन आज कुछ है। तो मेरे को जब मैं कॉलेज पढ़ता था ना, तो मैं उनको बहुत, मेरे को उनको ऊपर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो क्या करते थे, कोई भी बात होती थी वो सीधा घर पे फोन करते थे मेरे, और वो किसी के साथ नहीं करते थे। मतलब हॉस्टल में इतने बच्चे रहते थे, किसी को नहीं बोलते, लेकिन मेरे पेरेंट्स को, अभी आ जाओ आप। और पापा 2-4 घंटे में जयपुर बूंदी से, और जो भी करतूत होती तो सामने दिख जाती थी। आई वॉज वेरी फेड अप विद दिस थिंग, यार ये वार्डन मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, देखो ये वार्डन को मेरे से क्या दिक्कत है, क्या क्यों खुन्नस खा के बैठे हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आई स्टार्टेड रेकिंग, डूइंग रेकिंग ऑफ हिम। मॉर्निंग पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। मैं सोचता था कि इसको तो इनका फेट बता के जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। वो दैट काइंड ऑफ फेड अप जो होता है माइंड में आपके, यार ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, सब लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए किसी के पेरेंट्स बोल के नहीं जाते हैं, हमारे पेरेंट्स उस टाइप के पेरेंट्स रहते हैं, देखो सर बच्चा आपका है, मारो पीटो जो करना है करो। ना तुम्हारे पेरेंट्स, अब आज के जमाने में वो पेरेंट्स नहीं मिलते। आज के पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि हाथ कैसे लगा दिया बच्चे के, हमारे पेरेंट्स वैसे नहीं थे। तो इतने बच्चों में वार्डन को सिर्फ मेरे पिताजी बोल के गए थे कि जो करना है करो, लेकिन इसको सुधार के रखना। चलिए आगे चलिए। तो सर कहने मतलब है इंटेंशन बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होती है। मेरी इंटेंशन, मेरा मोटिव कुछ भी हो सर को लेके, वार्डन सर को लेके, लेकिन कभी इंटेंशन थोड़ी बन पाई। इंटेंशन के साथ कुछ एक्ट होना चाहिए। तुम्हारी, अगर तुम्हारा मोटिव, तुम्हारा हेतु उस पद को प्राप्त करने का है, आरजेस को, तो तुम्हारा एक्ट सपोर्ट में होना चाहिए इंटेंशन के। समझ में आई बात? तुम्हारा आशय, जब इंटेंशन और एक्ट काम करते हैं तब जाके रिजल्ट आता है। एक चीज होती है मोटिव, कि तुम क्यों करना चाह रहे हो, क्यों आरजेस बनना चाह रहे हो। तुम्हारा जो मेन गोल है वो आरजेएस है, सपोज करना। इसके बीच में बहुत सारे एग्जाम भी आते हैं, जेएलओ, एपीओ, और अलग अलग डिपार्टमेंट के लॉ ऑफिसर्स के भी। जिस सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन मेन एम क्या है तुम्हारा, आरजेएस। ये तुम्हारा मोटिव भी आरजेएस है, कि हेतु यही है, मोटिव मेरा यही है कि मेरे को आरजेएस बनना है। अब क्यों बनना है वो तुम्हारी इच्छा है। मोटिव को सपोर्ट करता है हमेशा इंटेंशन। इंटेंशन, इंटेंशन का पता कब लगता है, जब इंटेंशन के साथ में कोई एक्ट होता है। बहुत सी बार क्या होता है, हमारा इंटेंशन तो होता है कि हम ये काम करें, हमारा इंटेंशन वो काम करें, लेकिन अगर मैं एक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो फिर वो इंटेंशन तब्दील नहीं होगा। किसी को पता ही नहीं लगेगा ना कि आपका इंटेंट क्या है। तुम्हारा आशय क्या है वो हमेशा पता लगता है तुम्हारे किए गए कार्यों से। तुम किए गए, अब तुम आरजेस का जो तुम्हारा मोटिव है उसको पूरा करने के लिए, हो सकता है ना तुम 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे तुम पढ़ रहे हो, या फिर लाइब्रेरी लगा रहे हो। अब लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो अलग बात है, लाइब्रेरी लगाना मतलब इंटेंशन नहीं होता है। लाइब्रेरी तो सबसे थर्ड क्लास चीज है, मैं पहले बोल चुका हूँ। अपना कमरा सबसे बेस्ट होता है, उसी को जितनी जल्दी तुम ये बात तैयार कर लोगे ना, उतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। लाइब्रेरी का मोह छोड़ दीजिए। बहुत से लोग कहते सर गर्मी है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है। अपने रूम में आराम से अपने कंफर्टेबल कपड़ों में बैठो ना, ये तो सबसे बड़ा सुकून है रूम का। लाइब्रेरी में तो आपको सर्टेन सही से बन के जाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि अपने कंफर्ट के कपड़ों में चले गए लाइब्रेरी, ऐसा तो होता नहीं है। तो सर एक्ट आपके क्या है, क्या आप पेपर्स दे रहे हो, क्या आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, क्या आप, मैं जो सवाल भेज रहा हूं मेंस के लिए आंसर लिखने के लिए, क्या आप उसको लिख रहे हो, क्या आप हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, है ना, क्या आप ऐसे भी लिख रहे हो साथ में। ये सब चीजें अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा इंटेंशन है आरजेस बनने का। अगर ये सब चीजें तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं आरजेस बनने का। तुम्हारा इंटेंशन है जयपुर में रहने का और घर वालों से काम, घर पे कितना काम होता है। कभी गाँव गए हो दिवाली पे, या किसी ऐसे ही छुट्टियां मनाने 2 दिन के लिए, हालत खराब भूत बन के आओगे। अरे लड़कियों को नहीं काम होता है, लड़कों की बात कर रहा हूँ। 2 दिन घर चले जाना, जो हालत खराब करके भेजेंगे घर वाले। लड़कों को भी होता होगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है सर, अगर तुम सिर्फ ये सोच के जयपुर आए हो कि हाँ भाई आरजेस बनना है सर, तो सर कितने लोग सपने लेके आते हैं जयपुर में। बनेगा वही जिसका इंटेंशन एक्ट के साथ कार्य करेगा।
बनोगे कब? जब तुम ये सब काम प्रोसेस फॉलो करोगे। ये नहीं कर पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तुम्हारा भी लॉ ऑफ फ्रॉड की तरह रह जाएगा कि इंटेंशन इमेटेरियल है। तुम भी अपकृत्य विधि की तरह जाओ कि आशय आशय अतात्विक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। लिखे आगे, ठीक है। इधर लिखिए क्राइम में 7वां पॉइंट, इन लॉ ऑफ क्राइम इंटेंशन प्लेज ए पिवोटल रोल। इंटेंशन प्लेज ए पिवोटल रोल। अपराध में आशय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपराध में आशय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इधर लिखिए 8वां लिखिए लॉ ऑफ टॉर्ट में, मेंस रिया हैज नो प्लेस इन टॉर्ट। मेंस रिया हैज नो प्लेस इन टॉर्ट। अपकृत्य विधि में, अपकृत्य विधि में मेंस रिया का कोई स्थान नहीं होता। मेंस रिया का कोई स्थान, मेंस रिया का कोई स्थान नहीं होता। मेंस रिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपराधिक आशय। क्या बोलते हैं? आपराधिक आशय। देखो सर, स्थान नहीं होता। इधर दो चीजें होती है, सुन लीजिए एक बार सर। दो चीजें हैं मार्केट में, एक है मेंस रिया, एक है एक्टस रियस। आपराधिक आशय, आपराधिक प्रत्यय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आपराधिक आशय, आपराधिक प्रत्यय। जब मेंस रिया और एक्टस रियस बनते हैं तब जाके अपराध बनता है। जैसे सेक्शन निकालिए एक बार आप 100। सेक्शन कौन सा निकालिए? 100। एक लाइन लिखी हुई है, whoever causes death by any act doing an act, by any act doing an act, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या साजिश करने के आशय से, एक लाइन लिखी हुई है, ये संभाव है कि कार्य करता है। कार्य दिख रहा है आपको करते हुए? कार्य से मृत्यु कारित कर दे, उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। हिंदी मीडियम में दिख रहा है। तो सर यहाँ पे जो कार्य है ना सर, एक्ट, ये एक्ट कोई सिंपल एक्ट नहीं है। ये एक्ट कौन सा एक्ट होना चाहिए? आपराधिक कृत्य। ये होना चाहिए कल्पेबल, या फिर ये एक्ट जो होना चाहिए, ये होना चाहिए सर सच एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसा ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय है। तुमने मान लीजिए तुम्हारी मजाक करने की हरकतें थी, तुमने क्या किया, अपने स्कूल में जो प्रकार प्रकार आता है ना, प्रकार, तुम लोग क्या बोलते हो इंग्लिश वाले में? कंपास। हाँ, उसका एक सुई जैसा रहता है हिस्सा। तो तुमने क्या किया, दोस्त के ऐसे रख दिया और उस बेचारे के बहुत ग्रीवियस इंजर्ड हो गया वो दोस्त, और उसके ऐसे इंजरी हुई कि उसकी, सपोज कीजिए उसकी डेथ तो क्या हुई, मतलब वो बहुत मरेगा तो नहीं आदमी, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। अब समझ लीजिए तुमने जो कार्य किया है वो कार्य एक आपराधिक कार्य है या नहीं है? आपने वो कार्य किया, उसकी वजह से उसे घोर पीती हुई, ग्रीवियस हर्ट हुआ। इंटेंशन की बात करता हूं, मेंस रिया की। मेंस रिया के एलिमेंट पता लगते हैं बहुत सारी चीजों से। जैसे कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है इंटेंशन, नॉलेज, फ्रॉडुलेंटली, या रीजन टू बिलीव, ये सब क्या चीजें बताते हैं? मेंस रिया, या आपका आपराधिक, या आपका आपराधिक क्या है सर? आपराधिक आशय बताते हैं। जैसे 100 में देखिए, 100 में देखिए, मैं आपको बताता हूं, मृत्यु कारित करने के आशय से लिखा हुआ है इंटेंशन, आशय। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लगाता हूं पहले, आशय, सारी स्थिति करने के आशय से, ठीक है। ज्ञान, नॉलेज दिख रहा है, ज्ञान, ये सब क्या है सर? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, whoever causing an act with the intention of causing that, intention of causing such bodily injury as likely to cause that, knowledge दिख रहा है, नॉलेज। तो कहने का मतलब क्या है सर? इंटेंशन, नॉलेज, फ्रॉडुलेंटली, रीजन टू बिलीव, ये सब बहुत, उसमें और भी चीजें हो सकती है, लिस्ट एग्जॉस्टिव है। मतलब इंटेंशन अगर पता लगाना है तुम्हें तो ये शब्दों को देखिए, आशय, ज्ञान, ठीक है ना सर। इन सबसे क्या पता लगता है हमें कि उसकी मेंस रिया है। लॉ ऑफ टॉर्ट में मेंस रिया का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मेंस रिया था नहीं था हमें फर्क नहीं पड़ता, बात इस पे आके अटकती नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। समझ में आई बात? जैसे तुम कचरा उसके घर के बाहर डाल रहे थे, तो तुम कोर्ट में कह सकते हो ना सर कि मैं कचरा इसलिए डाल रहा था उसके घर के बाहर क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि नगर पालिका ने ये जगह को चिन्हित किया कचरा फेंकने के लिए। समझ में आई बात?
किसी नगर पालिका वाला ने मुझे कहा कि ये जगह चिन्हित है कचरा फेंकने के लिए। अब कोर्ट को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आशय ये था या नहीं था, तुमको कॉम्पनसेशन देना है तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना सर। तुमने एक ऐसा बिजनेस खोल लिया जैसे आस पड़ोसी परेशान हो गए, जैसे तुमने क्या किया, एक रेजिडेंशियल एरिया में तुमने मिस्त्री मार्केट डाल दिया। क्या डाल दिया तुमने? एक गैराज खोल दिया रेजिडेंशियल एरिया में, इसमें दिन भर कार वाले आते हैं और तुम्हारे घर के बाहर कोई कार खड़ी कर जा रहा है, तुम्हारे घर के अंदर कोई कार खड़ी कर जा रहा है। जो ट्रैक्टर वेक्टर ठीक करने आते हैं वो दिन भर गाने चला के टाइम पास के लिए गाने चला रहे हैं तेज तेज आवाज में, तुम हर दिन परेशान हो रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो? न्यूसेंस कर रहे हो। वैसे तुम्हारा इंटेंशन नहीं है कि अड़ोस पड़ोस वाले परेशान हो, तुम्हारा मेन क्रिया नहीं है, तुम्हारा आपराधिक आशय नहीं है परेशान करने का। तो लॉ ऑफ टोर्ट में हम ये चीजों को नहीं देखते। बात समझ में आई? अब कृत्य विधि में हम सब बारीक और माइनर चीजों पे हम लोग नहीं जाते, हमें सिर्फ देखना है कि हाँ आदमी को नुकसान हुआ है, उसको लॉस सफर्ड किया है उसने बाय सच लॉ ऑफ टोर्ट, तो किया है तो फिर उसको देना पड़ेगा। ठीक है सर, इधर लिखिए 8वां पॉइंट क्राइम में। जनरली an act shall not be punished, generally an act shall not be punished। सामान्यतः एक कृत्य को जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक कि उसमें आपराधिक आशय उपस्थित ना हो, shall not be punished unless there is a mens rea actually present in it। अरे सर, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था चोरी का, ठीक है ना सर। अब चोरी की डेफिनेशन निकालिए, 303 पर निकालिए एक बार, जल्दी निकालिए। 303, 203 और 303, आई थिंक 303 ही है, आई बिलीव इट इज 3303। हाँ 303 ही है ना। अब याद करना स्टार्ट कर दीजिए पुराने प्रोविजन नए प्रोविजन को। 303 निकालिए। अब 303 में अगर आप चोरी, सर ये स्नैचिंग में नया जुड़ा है, 304 है ना ये स्नैचिंग, इसको नया जुड़ा है। बेसिकली हरियाणा में एक अमेंडमेंट था। अरे सर हरियाणा में एक दोस्त के साथ मारपीट हुई और मैं उस टाइम आई वाज प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, तो उसके साथ जब मारपीट हुई तो उसने ऐसे बात हुई कि कौन कौन सी धाराएं लगाई है तूने उसके ऊपर। तो उसने बोला कि यार मैंने एक 379 ए और 379 बी ये भी लगाई है। पहले क्या था आईपीसी में, चोरी तो परिभाषित था 378 में और पनिशमेंट जो था उसका वो था 379 में। हरियाणा में एक अमेंडमेंट चलता था 379 ए और बी, कि 379 ए और बी भी मैंने लगाई है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कौन सी धारा है, तो उसने मेरे को सुना दिया। तो वकालत करता है, तेरे को इतना नहीं पता 379 ए और बी क्या है। फिर बाद में मैंने देखा ये तो स्टेट अमेंडमेंट है, तो वहां पे स्नैचिंग को भी जोड़ा गया। स्नैचिंग पहले नहीं था। स्नैचिंग में देखना सजा ज्यादा होगी, कितनी सजा है स्नैचिंग की? ठीक है, इसमें 3 साल की सजा है। अब आप इधर आइए चोरी में, 303 में देखिए, whoever intending to take dishonestly। सर 5 एलिमेंट दिखाऊंगा मैं आपको इसके। कितने एलिमेंट? 5 एलिमेंट। चोरी में 5 एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट लिख दो, 4 लिख दो, एक भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इधर लिखता हूं मैं एक्टस रियस और इधर लिखता हूं मैं मेंस रिया। इनका क्या फर्क पड़ता है? कल की पूरी क्लास इसी पे रहेगी, एक्टस रियस मेंस रियस पे। एक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी है, एक्टस नेसिट नेसी मेंसिट रिया, ठीक है ना सर। कल इसकी पूरी क्लास रहेगी, कल अपनी पूरी क्लास जाएगी एक्ट एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, इसी पे पूरी क्लास अपनी कंक्लूड हो जाएगी। कल वो पूरी इस क्लास को समझाऊंगा, एक्टस रियस और मेंस रिया कोई। क्रिमिनल लायबिलिटी में इस चीज को समझना जरूरी है कि मेंस रिया है या नहीं है, आपराधिक आशय नहीं है सर, इसको बोलते हैं आपराधिक कृत्य, इसको बोलते हैं आपराधिक आशय। समझने की कोशिश करना। तो देखिए, देखो सर, जहां पे भी हम बात करते हैं एक्टस रियस की, तो मैं 303 के संदर्भ बता रहा हूं, थेफ्ट के संदर्भ में। थेफ्ट में टोटल 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? पहला है मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति। क्या है पहला? दूसरा है टेकिंग अवे, तीसरा है आउट ऑफ पोजेशन,
जो होता है विदाउट कंसेंट। 4 एलिमेंट दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, सम्मति के बिना, हिंदी की तरफ देखिए, व्यक्ति के कब्जे से, दूसरा सम्मति के बिना, तीसरा संपत्ति को हटाता है, ठीक है सर, चौथा है जंगम संपत्ति। ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। और मेंस का एलिमेंट दिखाता हूं मैं तुम्हें, जो मेंटल एलिमेंट है वो है सर इसमें डिसऑनेस्टली। कौन सा है? डिसऑनेस्टली है अपने इसमें बेईमानी, है ना सर। विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी आशय से, ठीक है ना सर। आपने थेफ्ट की डेफिनेशन में ये 4 चीजें लिख दी, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने इसको नहीं लिखा ना सर, तो 0 नंबर देगा, 0 नंबर देगा। बात समझ में आई? रटना मत चीजों को, अब समझने की कोशिश करेंगे। हर डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर दो कि सर इसमें क्या एक्टस रिया है और क्या मेंस रिया है। ये मेंटल एलिमेंट है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन निकालिए एक बार प्लीज, एक बार परिभाषा वाले पार्ट में आइए, सेक्शन 2। दो सात, ठीक है, 2.7 में आइए प्लीज। 2.7, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से। क्या मतलब होता है इसका? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। मतलब ऐसा है सर, बेईमानी का मतलब होता है कि सर एक व्यक्ति को तो सदोष अभिलाभ हो और दूसरे व्यक्ति को क्या हो, सदोष हानि हो। सर जो आदमी चोरी कर रहा है, भाई तुम्हारा मोबाइल किसने चुरा लिया, उसको तो लाभ हुआ, और हानि किसको हुई? तुम्हें हुई। कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं सर जहां पर किसी को कोई लाभ नहीं होता। कुछ अपराध ऐसे हैं जहां पर किसी को कोई रॉन्गफुल गेन नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी को लॉस ही लॉस है। देयर आर फ्यू ऑफेंसेस जहां पर डिसऑनेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आप निकालिए एक बार सेक्शन, प्लीज एक बार सेक्शन निकालेंगे। 324 निकालिए। रिष्टि, क्या बोलते हैं इसे? मिस्चीफ, रिष्टि। ये भी एक ऑफेंस होता है सर, रिष्टि। अब ये क्या होता है रिष्टि, इसको समझिएगा सर। सर ऐसा है, तुम्हारे से कोई ईर्ष्या रखता है। कौन रखता है? ईर्ष्या। जिसके पास ये क्यों है, इसके पास वो क्यों है, तो वो क्या करता है सर, आप लोग कहीं घूमने जाते हो, आपका दोस्त ही होता है, ईर्ष्या रखता है, आप कहीं घूमने जाते हो, वो क्या करता है, आपका फोन वहां पड़ा था, आप वॉशरूम में गए हुए थे, मसूरी की वादियां थी, मसूरी की वादियां, आपका फोन वहां पड़ा था, उसने क्या किया, आपके फोन को स्विच ऑफ किया और बालकनी जिससे माउंटेन व्यू दिख रहे थे वहां पे उसने फोन आपका फेंक दिया। बाद में आप पागलों की तरह फोन ढूंढ रहे हो, तो दोस्त आपको सुना रहा है कि तू नालायक है, ध्यान नहीं रखता चीजों का, ऐसे वैसे करता है। समझ में आई बात? क्या आपके दोस्त को कोई फायदा हुआ? आप देखना क्या 324 में आपको डिसऑनेस्टली दिख रहा है कहीं पे? 324 की परिभाषा में, 324 में वर यू एबल टू फाइंड एनीथिंग जहां पर सर ये चीज लिखी हो कि बेईमानी से शब्द दिख रहा है? बेईमानी 324 में आपको बेईमानी दिख रहा है? सिर्फ आपको एक शब्द दिख रहा होगा, रॉन्गफुल लॉस, सदोष हानि। सदोष लाभ नहीं दिख रहा होगा आपको। तो इन लोगों ने क्या किया, उस डिसऑनेस्टली की इंटेंशन का एक एलिमेंट निकाल के उन्होंने लिख दिया। ऊपर से जाएगी चीजें। वापस आओ दो साथ पे, वापस आओ 2 क्लोज साथ पे। सर उंगली को ऐसे दबा के रखो तीनों में, समझ में नहीं आएगी। उंगली को ऐसे दबाना सीख लो, आप समझने की कोशिश करो। वो तो मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा ही। 2 साथ अगर आप पढ़ोगे ना शांति से, तो उसमें लिखा हुआ है 2 चीजों से बना है डिसऑनेस्टली। पहले तो बना है सर कि इंटेंशन होनी चाहिए, आशय होना चाहिए कि रॉन्गफुल गेन हो एक आदमी को और रॉन्गफुल लॉस हो दूसरे आदमी को। मतलब सर एक ऐसा आशय है कि एक व्यक्ति को तो सदोष अभिलाभ हो और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि हो। मतलब एक को प्रॉफिट हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है। चोरी में ऐसा ही होता है सर। चोर जिसने आपका फोन छीना है, आप देखना स्नैचिंग की डेफिनेशन में भी डिसऑनेस्टली होगा। उंगली को 3 हिस्सों में कर लो। अब आपको सारे दिखा दूंगा। 303, 304 देखिए एक बार, देखिए, अरे 304 देखिए, सब कुछ है उसमें। वहां पे भी डिसऑनेस्टली होगा, जबकि ये सेक्शन मैंने पढ़ा नहीं है अभी क्योंकि सब नया है सर, लेकिन उसमें भी तो सर डिसऑनेस्टली है ना।
हाँ थेफ्ट ना सर, थेफ्ट लिख दिया तो थेफ्ट के अंदर ही क्या है बस। अरे सर थेफ्ट के अंदर ही क्या है, मतलब एलिमेंट तो थेफ्ट का ही लगाना डिसऑनेस्टली। तो सर क्योंकि स्नेचिंग में भी क्या होता है, एक आदमी को फायदा एक आदमी को नुकसान। इन्होंने डिसऑनेस्टली शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इन्होंने थेफ्ट का प्रयोग कर दिया है। समझ में आई बात। एक और बात समझिएगा प्लीज, एक और बात समझिए। अब आप 324 में आओगे, 324 में जो शब्द लिखा हुआ है वो है रोंगफुल लॉस, रोंगफुल गेन लिखा हुआ है कहीं पे, सदोष हानि लिखा हुआ है, सदोष परिलाभ लिखा है कहीं पे। तो मतलब मिसचीफ वाले ऑफेंसेस क्या होते हैं सर, कि तुमने किसी का मोबाइल फेंक दिया, किसी का फोन फेंक दिया, किसी की अंगूठी फेंक दी, ठीक है ना सर, किसी की बकरी मार दी। मिसचीफ एनिमल का भी तो होता है ना सर। अब किसी की बकरी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी आपने, किसी का नुकसान कर दिया, झोपड़ी में आग लगा दी उसके, तुमको क्या मिला झोपड़ी में आग लगाने से। तो ये मिसचीफ होता है सर। मिसचीफ बाय फायर भी होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, रोड खोद देते हैं बीच में। बहुत से लोग क्या करते हैं सर, रोड खोद देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बस रोड खोदना है, ठीक है ना, क्योंकि पानी की पाइपलाइन उनके घर नहीं आ रही तो रोड खोदना स्टार्ट कर देते हैं। इसे बहुत सारे प्रोविजन उन्होंने हटा दिया अभी। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ 326 का बी देखिए, इन्होंने यहाँ पे भी सेक्शंस की कटाई छटाई करी है। 326 का बी देखिए क्या हुआ है, whoever commit mischief by doing an act renders he knows he likely to be render any public road। जो कोई कार्य कर दृष्टि करेगा जिसमें किसी लोक सड़क पुल कृत्रिम वाहन अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए, तो मतलब वो क्या चाहता है, रोड खोदना हो गया, मतलब उसमें कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही बात। कहने का मतलब ये होता है सर कि एलिमेंट से एलिमेंट निकलते हैं, जैसे एक तत्व से दूसरा तत्व बनता है और दूसरा तत्व तीसरे तत्व के साथ बनकर एक बड़ा अपराध बनाता है। आईपीसी जो है, आईपीसी के अंदर ये एलिमेंट्स को ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनको आप ध्यान नहीं रखोगे तो आईपीसी समझ में नहीं आएगा। कौन से उसमें पहुंच गए अपन डिफरेंस में, नवा लिखिए। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन कंप्लेनेंट, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन कंप्लेनेंट। परिवादी पर सबूत का भार होगा, परिवादी पर सबूत का भार होगा। उधर लिखिए 90 में, परिवादी पर सबूत का भार होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन कंप्लेनेंट। इधर लिखिए बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन स्टेट, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन स्टेट। सबूत का भार, सबूत का भार राज्य पर होगा, राज्य पर होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन स्टेट, दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि लोक अभियोजक द्वारा वहन किया जाएगा, जो कि लोक अभियोजक द्वारा वहन किया जाएगा। इधर लिखिए कितने हो गए, 9 हो गए ना, 10वां लिखिए। लॉ ऑफ टोट एप्लीकेबल टू माइनर्स ऑल्सो, लॉ ऑफ टोट एप्लीकेबल टू माइनर ऑल्सो। अकृत्य विधि अवयस्क पर भी लागू होती है, अकृत्य विधि अवयस्क पर भी लागू होती है। जैसे माइनर के ऊपर स्टॉपर लगता है ना सर, सवाल आया था 2024 के प्री में, मैं आपको दिखाया था उस टाइम पर कि तो स्टॉपर जैसे माइनर पे लगता है वैसे सर ये सेम प्रोसेस है, माइनर के ऊपर लॉ ऑफ टोट भी लगता है। अरे सर एक बच्चा है 15 साल का, गाड़ी चलाना सीखता नहीं, पाँव उसके लंबे हो गए, पाँव पोषण लगे स्कूटी में। अब वो एक दिन घर पे एक चाबी पड़ी थी, चाबी उठाई, स्कूटी निकाली धीरे से और रेस एकदम से, सामने वाला आदमी इंजर्ड हो गया, भयंकर इंजर्ड। तो माइनर है, मान लिया वो माइनर है, लेकिन उसने नेग्लिजेंस तो की ना सर। उसका इंटेंशन देखेंगे बच्चे का, 15 साल का बच्चे चाहता था कि किसी को उड़ा दे सड़क पे, और आप में सब लोग गाड़ी इसे सीखे होंगे धीरे धीरे चुपचाप निकाल निकाल के गाड़ी चलाना। नहीं सीखे तुम लोग ऐसे गाड़ी, बड़ा मासूम बचपन रहा है आप लोगों का। सब ऐसे सीखते हैं, और क्या सीखते हैं, धीरे से चाबी ले लिया, चलो दूध लेके आते हैं, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, अभी 9 बजे कोई नहीं है गली में। चलिए इधर लिखिए 10 में, इधर लिखिए 10 में। The crime does not put a strict liability on minors. Crime does not put a strict liability on minors. अपराध में अवयस्क पर, अपराध में अवयस्क पर कठोर दायित्व नहीं होता है, कठोर दायित्व नहीं होता है, कठोर दायित्व
नहीं होता है, कठोर दायित्व नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए हैं ना आज? हाँ, आज क्लास नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, जो नहीं लाए वो फिर ऑनलाइन ले लेना। बोला तो था कि कल लूंगा, आज नहीं लूंगा। अच्छा, ऐसा कहा था मैंने? अरे ऐसा क्यों कहा मैंने? अरे यार, बेसिक बेसिक पढ़ाऊंगा, वो जैसे हार्ड पे टेक्निकल नहीं पढ़ाऊंगा। सुन लेना कि यहाँ से ये लिया, वहां से ये लिया, और क्या, ठीक है ना? बेसिक बेसिक पढ़ाऊंगा। इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। स्टार लगा के लिखिए, जूनियर जस्टिस एक्ट अप्लाई। किशोर न्याय अधिनियम लागू होता है, किशोर न्याय अधिनियम लागू होता है। ठीक है सर, हेडिंग डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। एक हेडिंग डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, आपराधिक दायित्व का सिद्धांत, आपराधिक दायित्व का सिद्धांत, आपराधिक दायित्व का सिद्धांत। इसको पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है ना? 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट के ब्रेक में स्टार्ट करूंगा बीएनएसएस।